हेलो एवरीवन, आज हम अपनी कोपा ट्रेड का मॉडल सेकंड करेंगे। पहला जो मॉडल पेपर है हमने ऑलरेडी कर लिया है, 22 जुलाई को हमने किया था और आज हम अपना मॉडल पेपर सेकंड करेंगे। सभी को पता है डीजीटी ने हमें ये प्रोवाइड कराए हैं प्रैक्टिस के तौर पर। प्रैक्टिस के लिए अब डीजीटी देखिए कौन है, डीजीटी ही आपका पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, सब कुछ आईटीआई वगैरह का सब कुछ वो ही देखता है, ठीक है। मतलब हेड ऑफ है, ठीक है। तो उन्होंने डीजीटी की तरफ से ये पीडीएफ्स, ये मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। तो इनकी महत्वता मैं आपको मॉडल नंबर फर्स्ट में बता चुकी हूँ, किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे और आप लिख कर ले लीजिए। और आप एक चीज़ लिख कर ले सकते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में, आपका जो आईटी एग्ज़ाम होगा उसमें आपके इन्हीं मॉडल पेपर में से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। अब ये मॉडल पेपर में से कुछ भी मिस नहीं करना है। और मैं अपनी एक जो गलती है उसको सुधारती हूँ, आपके 5 मॉडल पेपर नहीं होंगे, आपके 4 मॉडल पेपर होंगे। डीजीटी ने क्या किया है, 2 मॉडल पेपर को रिपीट किया है और मैंने उसको देखा नहीं था। एक मैंने देख लिया था कि हाँ ये मॉडल पेपर रिपीट हुआ है, लेकिन एक और देखा तो 2 मॉडल पेपर रिपीट कर दिए हैं। तो आपके टोटल 4 मॉडल पेपर हैं। अब ये 4 मॉडल पेपर आप नहीं देख पाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको पुराने क्वेश्चन जो हमने अभी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन किए, थ्योरी के क्वेश्चन किए, वो आपको नहीं देखने हैं, ठीक है। अगर आपको टाइम मिल रहा है तो प्लेलिस्ट पर जाइए, आप देख लीजिए, ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लेकिन इन मॉडल पेपर्स को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, देखना ही देखना है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे मॉडल पेपर सेकंड का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। अब ये मॉडल पेपर ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हिंदी में आएंगे कि इंग्लिश में आएंगे। जैसा मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराया गया है वैसा ही आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। मतलब कि इंग्लिश में ऊपर लिख के आएगा, हिंदी में नीचे ट्रांसलेट होकर आएगा और इस तरीके से ऑप्शन आपको ट्रांसलेट होकर मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, 150 नंबर, 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 150 नंबर का यहाँ पर होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो, नोट यहाँ पर लिखा है कि टिक द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव प्रोवाइड्स, ठीक है। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स टू, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई हुई, जो हम पहले ही मॉडल पेपर में हम बता चुके हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, तो नहीं है विंडो 10, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ओपन ऑफिस है, लाइनक्स है, उबांटू है, लेकिन जो विंडो 10 है वो हमारा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। इन क्वेश्चंस को आप लिख सकते हो, याद भी कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कमांड विच इज़ यूज टू रिमूव फाइल्स। उस कमांड को पहचाने जो फाइल को हटाने के लिए प्रयोग की जाती है। हमें किसी फाइल को हटाना है तो उसके लिए कौन सा कमांड हम यूज़ करेंगे। तो किसी फाइल को हटाना है तो उसके लिए हम RM का यूज़ करेंगे। किसके लिए, RM का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ये अभी तक हाँ मैं बताना भूल गई, ये न्यू क्वेश्चन है और सेकंड नंबर क्वेश्चन भी हमारा न्यू है। मैं मॉडल पेपर में ये भी बताती जाऊंगी कि कौन कौन क्वेश्चन आपके न्यू हैं एंड कौन कौन से पुराने हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे 60% पुराने क्वेश्चन हैं एंड 40% न्यू क्वेश्चन, ये भी नया क्वेश्चन है। थर्ड है, KDE डेस्कटॉप का पहला विकल्प लाइनक्स में है डेस। द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ KDE डेस्कटॉप इज इन लाइनक्स डेस। क्या है, KDE डेस्कटॉप का पहला विकल्प लाइनक्स में क्या है, प्रेफरेंस, एप्लीकेशन, सिस्टम या फिर सिस्टम सेटिंग। तो आंसर हमारा हो जाएगा एप्लीकेशन, A2 एप्लीकेशन हमारा आंसर हो जाएगा। इनकी जो PDF है, मॉडल पेपर फर्स्ट, मॉडल पेपर सेकंड, मॉडल पेपर थर्ड एंड फोर्थ की, इन सभी की PDF मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुकी हूँ। जो भी स्टूडेंट मेंबरशिप लिए हैं यानी कि चैनल को ज्वाइन किए हैं, उनको मैं ये PDF ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुकी हूँ। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो हमने की थी क्लासेस, उन सभी के क्वेश्चन हम
प्रोवाइड करा चुके हैं। OSS स्टैंड फॉर, OSS का मतलब क्या है, ये भी नया क्वेश्चन ही मुझे लग रहा है। OSS का मतलब क्या है, OSS का हमें फुल फॉर्म बताना। OSS का मतलब यहाँ पर क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फुल फॉर्म आएंगी ही आएंगी आपके एग्जाम में, याद कर लीजिए इनको, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि ओपन सिस्टम सर्विस, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें एक एक अक्षर इधर उधर है, तो इनमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और इम्पॉर्टेंस तो आपको मैं बार बार कहूँगी कि ये मॉडल पेपर तो आपको देखने ही देखने हैं। A software coding of which is available freely on internet and is open for user for further use is called। एक सॉफ्टवेयर जिसकी कोडिंग इंटरनेट पर मुफ्त रूप से उपलब्ध है और आगे के उपयोग के लिए उपयोगकर्ता के लिए खुला डेस्क कहलाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से समझिए, एक सॉफ्टवेयर जिसकी कोडिंग इंटरनेट पर मुफ्त रूप से उपलब्ध है, मतलब इसकी कोडिंग जो है वो इंटरनेट पर मुफ्त रूप से उपलब्ध है और आगे के उपयोग के लिए उपयोगकर्ता के लिए खुला है, तो इसको क्या कहेंगे। अब भैया मुफ्त है, इंटरनेट पर मुफ्त उपलब्ध है और आगे भी उपयोग के लिए वह उपयोगकर्ता के लिए खुला है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको जाहिर सी बात है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहेंगे। भाई खुला हुआ है, कोई भी चार्जेस नहीं है, खुला हुआ है, मुफ्त है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 75 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने 4 से 5 क्वेश्चन देखे कि नहीं क्लास में मज़ा नहीं आ रहा है। मज़े का मतलब क्या है, आपके लिए क्वेश्चन वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। अब इसमें आप अगर इंटरटेनमेंट ढूंढोगे कि क्लास मतलब जम नहीं रही है, उस तरीके से हमें अच्छा नहीं लग रहा है क्लास में, तो वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन प्रोवाइड कराना जो इम्पॉर्टेंट है वो मेरी जिम्मेदारी और पढ़ना वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है FSF। भैया ऐसा लग रहा है ये वाले PDF में तो सभी क्वेश्चन नहीं है। FSF का अर्थ क्या है, हमें इसका पूर्ण रूप बताना है। तो मैं गलत पढ़ रही हूँ, FSF का पूर्ण रूप होता है फाइल सर्वर फर्स्ट, ठीक है, फाइल सर्वर फर्स्ट, मैं लिख क्यों रही हूँ, फाइल सर्वर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर फुल फॉर्म में अगर आपको दिक्कत हो तो आप इनको कॉपी में भी लिख सकते हो, बस मुद्दा ये है कि आपको याद होने चाहिए ये क्वेश्चंस। 7 नंबर क्वेश्चन है विच कमांड इज़ यूज टू स्टोर द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली। सक्रिय दस्तावेज को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो ये तो हमारा पुराना क्वेश्चन है। सक्रिय दस्तावेज को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो वो कमांड कौन सा है, वो कमांड है सेव। कौन सा कमांड है, वो कमांड है सेव। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन है विच बार कंटेन्स द करेंट पोजीशन ऑफ द कर्सर इन MS वर्ड। MS वर्ड में कर्सर की वर्तमान स्थिति किस पट्टी में है। MS वर्ड में, ये मेरा एग्जाम क्वेश्चन है, मुझे याद आ गया, ये मेरे एग्जाम में आया था और मैंने एग्जाम कब दिया था, 2021 में दिया था। तो MS वर्ड में कर्सर की वर्तमान स्थिति किस पट्टी में होती है, तो वो पट्टी होती है स्टेटस बार। अब तो आपका बहुत सारा सिलेबस भी चेंज हो गया है, तो मैं ऐसे नहीं कि मैं पूरे आपको बता दूं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तब कुछ टॉपिक थे अलग थे, VBA अकाउंटिंग वगैरह थे, लेकिन अब VBA अकाउंटिंग वगैरह नहीं है, पाइथन आपके इंक्लूड हो गया है, पहले पाइथन वगैरह नहीं था। पाइथन के भी क्वेश्चन करेंगे, इन सभी के टॉपिक के क्वेश्चन हम करेंगे, जो भी आपके मॉडल पेपर में प्रोवाइड कराए गए वो सभी क्वेश्चन करेंगे। आपको बस 4 मॉडल पेपर देखने हैं, ये हम 4 करेंगे, आज तो हम सेकेंड मॉडल पेपर कर रहे हैं, आपको केवल 4 मॉडल पेपर देखने हैं, रिपीट टू रिपीट देखने हैं, क्वेश्चंस को याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DGT ने प्रोवाइड कराए हैं, तो आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन। मतलब इतना है कि DGT इतना प्रोवाइड करा देता है, इतनी हेल्प कर देता है स्टूडेंट की कि DGT खुद चाहता है कि मेरे बच्चे पास हो जाएँ, ठीक है। तो इनको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड की टेक्स्ट स्टाइलिंग विशेषता है। इनमें से MS वर्ड की टेक्स्ट स्टाइलिंग विशेषता हमें बतानी है कि कौन सी है। तो इनमें से जो टेक्स्ट स्टाइलिंग विशेषता है वो है वर्ड आर्ट, A2 वर्ड आर्ट। 10 नंबर क्वेश्चन है वेब ब्राउज़र के रूप में कौन सा दस्तावेज दृश्य दिया गया है। वेब ब्राउज़र के रूप में कौन सा दस्तावेज दृश्य दिया गया है, तो वो दृश्य है वेब लेआउट व्यू, वेब लेआउट दृश्य। अगर आपको क्वेश्चन सही से दिख नहीं रहे तो आप थोड़ी सी क्या बोलते हैं जो
क्वालिटी है वीडियो की वो बढ़ा लें और स्पीड भी बढ़ा लें, 1.5x कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि 2x कर लो या फिर 1.75 कर लो, इतनी जल्दी नहीं, 1.5 या 1.25 इस तरीके की आप स्पीड कर सकते हो। और अगर आपको क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहे हैं तो आप थोड़ी सी जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज़ कर लें। नेक्स्ट है त्वरित पहुंच टूलबार का उद्देश्य क्या है। त्वरित पहुंच टूलबार का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है टू होल्ड फैमिलियर एंड रिपीटेड फंक्शन। ये कुछ क्वेश्चन, पिछले 3 क्वेश्चन हमारे पुराने ही हैं। टू होल्ड फैमिलियर एंड रिपीटेड फंक्शन, परिचित और दोहराया कार्य करने के लिए। गटर मार्जिन का उद्देश्य क्या होता है, ये हमें बताना है। गटर मार्जिन मैंने जब क्लास करवाई थी टॉपिक वाइज, तब मैंने आपको गटर मार्जिन को बहुत ही डिटेल में समझाया था कि गटर मार्जिन आखिर होते क्या हैं। तो ये क्वेश्चन है गटर मार्जिन का उद्देश्य क्या है हमें बताना है। तो गटर मार्जिन वो होता है जो मुद्रण करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा गया मार्जिन। एक बुक होती है ना, जैसे हम एक खुली बुक ले लें, ठीक है, आप अपनी कोई एक खुली बुक ले लो, ये हमने खुली बुक ले ली। अब यहाँ पर ये टेक्स्ट है, लेकिन यहाँ पर इतनी जगह, ये जगह इतनी जगह छूटी होती है, आपने देखा हो, कॉपी में देखा हो या फिर बुक में देखा हो, छूट जाती है क्योंकि यहाँ पर बाइंड करते हैं ना, और बाइंड करते तो फिर खोलते हैं तो वो अंदर तक टेक्स्ट नहीं लिख सकते हैं, या लिखे जाएंगे तो वो टेक्स्ट दिखाई नहीं देंगे। तो बाइंडिंग के लिए जहाँ पर बाइंडिंग होती है वहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन छोड़ा जाता है। जैसे हम कपड़ों में देखते हैं तो टेलर से बोल देते हैं कि भैया थोड़ा ज़्यादा मार्जिन रख देना, ठीक है, हम कभी इसको थोड़ी सी सिलाई बढ़ा सकते हैं तो मार्जिन रख देना, ठीक है, तो वो मार्जिन होता है, तो वो गटर मार्जिन कहलाएगा। गटर मार्जिन का उद्देश्य क्या होता है, मुद्रण करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष, बाइंडिंग यानी कि जहाँ जोड़ा जाता है, यहाँ या फिर जहाँ पर सिलाई की जाती है, पक्ष में जोड़ा गया मार्जिन। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा A3। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज यूज्ड फॉर टैब सेटिंग। टैब सेटिंग के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। जो टैब सेटिंग है उसके लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाएगा, तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल रूलर यानी कि क्षैतिज रूलर का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा, क्षैतिज रूलर। 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कवर पेज। कवर पेज का उद्देश्य क्या है, हमें कवर पेज का उद्देश्य बताना है। तो कवर पेज का उद्देश्य होता है शीर्षक, लेखक, दिनांक और अन्य जानकारी भरने की अनुमति देना। कवर पेज का उद्देश्य क्या होता है, जहाँ पर शीर्षक लिखा हो, लेखक लिखा हो, दिनांक और अन्य जानकारी भरने की अनुमति देना। 15 नंबर क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक सेलों को मिलाकर एक बनाने के लिए क्या कहा जाता है। जैसे हम एक्सेल में गए, एक्सेल में 2 सेल हैं, 2 सेल को हमें एक करना है, यानी कि हमें 2 सेल को मिलाना है। तो 2 सेल को मिलाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मर्जिंग। क्या कहेंगे, मर्जिंग कहेंगे। जब हम 2 सेल को मर्ज करते हैं, मतलब 2 सेल को सिलेक्ट कर लिया और राइट क्लिक किया तो नीचे आ जाता है एक ऑप्शन मर्ज सेल का, तो वहाँ से हम अपने 2 या 3 सेल को मर्ज कर सकते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन है, एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के साथ नाम और पता को कंबाइन करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट, यहाँ पर ये न्यू क्वेश्चन है, एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के साथ नाम और पता को कंबाइन करने की, यहाँ पर मैं भी सोचूं, मैंने इंग्लिश पर ध्यान नहीं दिया, कंबाइन करने की यानी जोड़ने की, करने की क्षमता को क्या कहा जाएगा। कंबाइन करने की क्षमता को क्या कहा जाएगा, तभी मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कि कंबाइन क्या होता है, कंबाइन क्या होता है। यहाँ पर क्वेश्चन समझिए, एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के साथ नाम और पता को कंबाइन करने की क्षमता को इनमें से क्या कहा जाएगा। तो इनमें से इसको कहा जाएगा मेल मर्ज, मेल मर्ज। अभी देखिए 16 क्वेश्चन ही हुए हैं, हमें 75 क्वेश्चन करने हैं। अगर अभी आप 75 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, नहीं दे पाओगे, तो एग्ज़ाम में आप 75 क्वेश्चन कैसे करोगे, मतलब पसीने आ जाएंगे आपको तो कि भैया ये क्या है 75 क्वेश्चन एक साथ कैसे। तो अभी से आप रिहर्सल कर लोगे कि हाँ 75 क्वेश्चन एक बार बैठ गए अपनी स्क्रीन पर और 75 क्वेश्चन एक साथ कर लिए। तो आपको इसी वजह से मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराया गया है कि एक तो क्वेश्चन में हेल्प हो जाएगी, दूसरा बच्चे को थोड़ा सा अभ्यास हो जाएगा कि हाँ 75 क्वेश्चन एक साथ बैठ के करने में कैसा लगता है। होता है ना कि एग्ज़ाम में बैठ जाओ जाके एकदम 75 क्वेश्चन, 2 घंटे का टाइम दे दिया 75 क्वेश्चन करो, तो वो थोड़ा सा आपको और ना लगे। तो इस वजह से आपके लिए यहाँ पर बहुत ही सुविधा प्रदान कर दी गई है। 70 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी कि हम MS वर्ड में हैं और वहाँ पर हमने किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करके हमें उसको सेंटर में ले जाना है। यानी कि हमारा ये कोई टेक्स्ट है, इसको हमें यहाँ पर लाना है, यहाँ पर
यहाँ पर लाना है, ये हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर बीच में ये सेंटर है ना हमारा, ये बीच में लाना है। तो इसके लिए हमें कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज़ करना होगा, तो उसके लिए जो कुंजी है वो है Ctrl+E। सेंटर में लाने के लिए, सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए जो कुंजी है वो है Ctrl+E, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन ऑफिस में Shift+Ctrl+N का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। ओपन ऑफिस, यहाँ पर ओपन ऑफिस का क्वेश्चन है, बिल्कुल ब्रांड न्यू क्वेश्चन है। ओपन ऑफिस में Shift+Ctrl+N का उपयोग किसके लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट डायलॉग खोलने के लिए। टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट डायलॉग खोलने के लिए यहाँ पर Shift+Ctrl+N का उपयोग किया जाता है, किस पे, ओपन ऑफिस में। याद रखिए क्वेश्चन का आंसर। आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में साउंड फाइल कैसे डाल सकते हैं, यानी कि हमें अपने वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल में एक साउंड डालना है। क्या डालना है, हमें एक साउंड डालना है, तो वो हम कैसे डालेंगे, तो कैसे डालेंगे, हम क्या करेंगे, कोई भी चीज़ पिक्चर या साउंड कुछ भी हम शेप वगैरह डालते हैं तो सबसे पहले जाते हैं इंसर्ट वाले ऑप्शन में, उसके बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएंगे, उसके बाद ऑप्शन हम वहाँ पर चूज़ करेंगे। ठीक है, ऑप्शन जो भी दिए गए होंगे साउंड का, वीडियो का, फाइल का, आपका पिक्चर्स का, वो हम यहाँ पर चूज़ करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि A3। 20 नंबर क्वेश्चन है, इंडिविजुअल इन अ टेबल आर रिफर्स टू एज, यानी कि एक व्यक्तिक टेबल को डैश के रूप में संदर्भित करता है। एक व्यक्तिक टेबल को डैश के रूप में संदर्भित करता है। इसको मैं थोड़ा सा सही कर दूं, साइड में हो गया। एक व्यक्तिक टेबल को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है, किसके रूप में, एक व्यक्तिक टेबल को किसके रूप में संदर्भित किया जाता है, तो वो किया जाता है सेल्स के रूप में। टेबल्स में सेल्स होती हैं, ठीक है, तो सेल्स के रूप में संदर्भित किया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड में आप चार्ट कैसे डालेंगे। वही बात है कि MS वर्ड में चाहे आपको चार्ट डालना हो, चाहे आपको क्या डालना हो, शेप्स डालनी हो, चाहे आपको इमेज वगैरह ये सारी चीज़ें डालनी हो, तो सबसे पहले इंसर्ट का यूज़ करते हैं। अब इंसर्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन हमें चार्ट डालना है, सॉरी यहाँ पर चार्ट डालना है। अब ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर शेप, हमें शेप नहीं डालना है, हमें कोई क्लिप आर्ट नहीं डालनी, कोई पिक्चर नहीं डालनी, हमें तो चार्ट डालना है। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी। इंसर्ट पे जाना है, उसके बाद चार्ट का ऑप्शन मिलेगा, चार्ट का ऑप्शन पर क्लिक करके हम वहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में टेबल बनाने के कितने तरीके हैं। MS वर्ड में हमें टेबल बनाना है, तो टेबल बनाने के लिए कितने तरीके होंगे, तो टेबल बनाने के 3 तरीके हमारे यहाँ पर होंगे MS वर्ड में। 23 नंबर क्वेश्चन है, मेल मर्ज विकल्पों तक पहुँचने के लिए आप MS वर्ड में किस टैब का उपयोग करेंगे। मेल मर्ज विकल्पों तक पहुँचने के लिए आप MS वर्ड में किस टैब का उपयोग करेंगे। हमें मेल मर्ज के ऑप्शन पर जाना है। एक तो ये होता है कि हमने एक्सेल में 2 सेल को सिलेक्ट कर लिया और राइट क्लिक करके नीचे एक सबसे नीचे ऑप्शन होता है मर्ज सेल, एक ही ऑप्शन होता है, लेकिन हमें कैसे जाना है, आपको विकल्पों तक पहुँचना है, मेल मर्ज के विकल्प तक पहुंचना है। तो उसके लिए हम MS वर्ड में किस टैब का उपयोग करेंगे, तो वो टैब हमारा होगा कौन सा, मेलिंग टैब। मेलिंग टैब, मेलिंग टैब में जाएंगे, वहाँ पर मेल मर्ज का विकल्प हमें देखने को मिलेगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, मेल मर्ज के लिए निम्न में से कौन सा डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप नहीं है। मेल मर्ज के लिए बिल्कुल नई क्वेश्चन है, इस मॉडल पेपर में तो आपको बहुत ही ज़्यादा नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मॉडल पेपर जो फर्स्ट हमने किया था, मॉडल फर्स्ट, उसमें हमारे बहुत सारे पुराने क्वेश्चन थे, लेकिन जो हमारा मॉडल सेकेंड है जो भी हम कर रहे हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल ब्रांड न्यू हैं। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। एग्ज़ाम को लेकर अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पर आते हैं, मेल मर्ज के लिए इनमें से कौन सा डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप नहीं है। यहाँ पर ध्यान से समझिए, मेल मर्ज के लिए निम्न में से कौन सा डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप नहीं है, मीमोस, डायरेक्टरी, लेटर्स या फिर एनवलप्स। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एनवलप, ये हमारा डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? हम सभी को पता है डॉक्यूमेंट को अगर हमें प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं Ctrl+P का। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा और बता दूँ, Ctrl+P, ठीक है, प्रिंट के लिए, एंड ये होता है कट के लिए, ठीक है, ये होता है पेस्ट के लिए। ये सभी याद कर लें या फिर लिख लें, और लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, अब बस याद करना है। ये होता है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर प्रिंट के लिए पूछा है तो प्रिंट के लिए होगा Ctrl+P। ओपन सोर्स ऑफिस में सिलेक्टेड आइटम को कॉपी करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ओपन सोर्स ऑफिस में, यहाँ पर एक नया है ओपन सोर्स ऑफिस, ओपन सोर्स ऑफिस, उसमें सिलेक्टेड आइटम, कोई भी हमने आइटम सिलेक्ट किया उसको कॉपी करना है, तो ओपन सोर्स ऑफिस में सिलेक्टेड आइटम की कॉपी के लिए हम कौन सी कुंजी यूज़ करेंगे? कौन सी कुंजी यूज़ करेंगे? तो उसके लिए हम कॉपी के लिए तो वही है भैया Ctrl+C, कोई नहीं बदल सकता कॉपी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ सेल्स आर नेम्ड इन MS Excel? MS Excel में कोशिकाओं का नाम कैसे दिया जाता है? ये हमारा पुराना क्वेश्चन है। MS Excel जो है उसमें जो कोशिकाएं होती हैं, उसमें जो सेल्स होते हैं, उनका नाम कैसे दिया जाता है? तो उनको नाम दिया जाता है अल्फ़ा न्यूमेरिकली। किस तरीके से? अल्फ़ा न्यूमेरिकली नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS Excel 2010 में पंक्तियों की अधिकतम सीमा क्या है? MS Excel 2010 में पंक्तियां जो हैं उनकी अधिकतम सीमा कितनी होती है? तो उनकी अधिकतम सीमा हम सभी को पता है 1048,576, ये हमारा आंसर होगा पंक्तियों की अधिकतम सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है पिवोट टेबल चार्ट हाइपरलिंक्स को स्प्रेडशीट में शामिल करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? पिवोट टेबल चार्ट हाइपरलिंक्स को स्प्रेडशीट में शामिल करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो वो टैब हमारा कहलाएगा इंसर्ट टैब। शामिल करना है कोई भी चीज़, पिवोट टेबल चार्ट वगैरह हम शामिल करते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो इंसर्ट ऑप्शन पर जाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है एक्सेल में किस टैब का उपयोग किसी कार्यपत्रक की डेटा सूची में रखे गए डेटा को आयात, क्वेरी, आउटलाइन करने और घटाने के लिए किया जाता है? एक्सेल में किस टैब का उपयोग किसी कार्यपत्रक की डेटा सूची में रखे गए डेटा को आयात, क्वेरी, यानी कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, इंपोर्टिंग, क्वेरिंग, आउटलाइन एंड सब टोटलिंग, डेटा को सब टोटलिंग वगैरह करने के लिए किया जाता है। तो वो टैब कौन सा है? हम सभी को पता है वो टैब है डेटा। वो टैब कौन सा है? वो है डेटा। 31 नंबर क्वेश्चन है एक्सेल में मैक्रो की बनाने के लिए किस प्रकार की कंट्रोल कुंजी के साथ संयोजित करना चाहिए? यहाँ पर क्या है, एक्सेल में मैक्रो की बनाने के लिए हमें मैक्रो की बनानी है, तो किस प्रकार की कुंजी को कंट्रोल कुंजी के साथ संयोजित करें कि हमारी मैक्रो की बन जाए? किस प्रकार की कुंजी संयोजित करें कि हमारी मैक्रो की बन जाए? तो वो है अल्फ़ाबेटिक कुंजी, अल्फ़ाबेटिक कुंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है MS एक्सेल में डायलॉग बॉक्स के रूप में सेव करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? MS एक्सेल में डायलॉग बॉक्स के रूप में सेव करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? डायलॉग बॉक्स के रूप में हमें सेव करना है तो वो फंक्शन कुंजी कौन सी होगी? वो फंक्शन कुंजी होगी F12। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे हैं या फिर आपके बिल्कुल आउट ऑफ हेड है तो उसको आप लिख सकते हैं नोट्स में, एग्जाम के 1-2 दिन पहले आप उनको जरूर देख लें। निम्नलिखित में से एक्सेल 2010 में इज इक्वल टू चिन्ह के साथ शुरू होगा। हम सभी को पता है एक्सेल में हम जब भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमेशा इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं फॉर्मूला के लिए। तो यही पूछा है कि एक्सेल 2010 में जो इज इक्वल टू साइन है वो किसके लिए होता है, किसके साथ शुरू होता है? तो ये फॉर्मूले के साथ शुरू होता है। तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सूत्र। 34 नंबर क्वेश्चन है किस फंक्शन का उपयोग उन कोशिकाओं की संख्या को गिनने के लिए किया जाता है जिनमें एक सीमा में संख्याएं होती हैं? जिनमें एक सीमा में संख्याएं होती हैं तो वो क्या होगा? कौन सा फंक्शन होगा? काउंट। कौन सा फंक्शन होगा? वो होगा काउंट, ओनली काउंट, नॉट काउंट इफ, सम इफ नहीं। गिनने के लिए आप कहोगे कि गिनने के लिए तो सम होगा क्योंकि सम करते हैं, गिनते हैं। काउंट होगा, सम यानी कि जोड़ना, काउंट यानी कि गिनना। तो आंसर क्या होगा? ओनली काउंट। ठीक है, काउंट इफ नहीं होगा, काउंट होगा केवल। तो आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल में दिनांक और समय का कार्य है? निम्नलिखित में से एक्सेल में दिनांक और समय का कार्य है तो किसका कार्य है? ना होगा।
आंसर क्या है? नाउ। अगर लाइव चैट पर, जो लाइव स्ट्रीम चल रहा है, लाइव चैट पर अगर आप आंसर्स के अलावा कोई और भी कमेंट करते हैं तो आप ब्लॉक कर दिए जाएंगे। मतलब कोई भी डाउट है तो वो ठीक है, आप लोग एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हो, लेकिन ये अगर फालतू के कमेंट आए कि मैडम का कोई दूसरी आईडी है, ये है वो है, तो आप ब्लॉक कर दिए जाएंगे। ठीक है, सभी आईडी जो भी इनमें इंक्लूड होंगी वो आईडीज़ ब्लॉक कर दी जाएंगी। तो आप शांति से, बेहतर होगा आप लोग क्लासेस देखें और दुनियादारी से मतलब नहीं होनी चाहिए। आंसर आ रहा है, डेफिनेटली आप आंसर दें, और आंसर देने के लिए आपके रिवीजन के लिए ही तो ये क्लासेस आई हैं। और जो भी जिनको क्वेश्चंस आंसर नहीं आ रहा है वो आप अपने शांति से देखें। ठीक है, कंट्रोवर्सी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप शांति से अपने क्वेश्चंस के आंसर दें। नहीं आ रहा है तो आराम से पढ़ें, वीडियो को पॉज कर लें, आप नोट्स बना लें। इस तरीके से पढ़ाई होती है। अगर आप पास होना है, अवेयर हो जाएं थोड़ा, पास होने के लिए ज़रूर पढ़ें। ठीक है, एक साल आपकी बर्बाद जाएगी नहीं तो। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। एमएस एक्सेल में कौन सा विकल्प है कुछ शर्तों को पूरा करने वाली पंक्ति को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में कौन सा विकल्प है, ये हमें बताना है कि कौन सा विकल्प है जो कुछ शर्तों को पूरा करने वाली पंक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये न्यू क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यहाँ पर फिल्टर। फिल्टर कैसे? देखो, फिल्टर जो है वो कुछ शर्तों को पूरा करने वाली पंक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है फिल्टर करके। तो आंसर क्या होगा हमारा? फिल्टर, A2। CAPS में सेल टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? CAPS में सेल टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो वो कमांड है अपर, =अपर। ये हमारा कमांड है जो CAPS में सेल टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए जो कमांड है वो यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा मॉडल पेपर लगता है एक्सेल से ही रिलेटेड है, और एक्सेल में देख लेना आपका मतलब प्राइम टॉपिक है ये। एक्सेल प्राइम टॉपिक है ये, और इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा क्लास देख के आप उन क्वेश्चंस को समझ सकते हो, याद कर सकते हो। क्वेश्चन 38 नंबर क्या है? एमएस एक्सेल में चार्ट कैसे इंसर्ट करते हैं? हमें चार्ट इंसर्ट करना है एमएस एक्सेल में। चार्ट अभी हम ऑफिस पढ़ते आए हैं, एमएस वर्ड में चार्ट कैसे इंसर्ट करना है, अब हमें एमएस एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे चार्ट को, हम इंसर्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो इंसर्ट टैब में जाना है। ठीक है, इंसर्ट करना है तो सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाना है और चार्ट के ऑप्शन पर जाना है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इंसर्ट टैब एंड देन चूज चार्ट। 39 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रिबन मेन्यू कमांड के पेज सेटअप ग्रुपिंग को प्रदर्शित करता है? कौन सा रिबन मेन्यू कमांड के पेज सेटअप ग्रुपिंग को प्रदर्शित करता है? कौन सा रिबन है जो कमांड के पेज सेटअप ग्रुपिंग को प्रदर्शित करता है? तो वो कौन सा कहलाएगा? वो कहलाएगा पेज लेआउट। क्या कहलाएगा? पेज लेआउट कहलाएगा। कौन सा रिबन मेन्यू है? वो है पेज लेआउट है। 40 नंबर क्वेश्चन है, डेटा वैलिडेशन का प्रयोग डैश में किया जाता है। जो डेटा वैलिडेशन है उसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो जो डेटा वैलिडेशन होता है वो एमएस एक्सेल में प्रयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल में डेटा वैलिडेशन का प्रयोग। 41 नंबर क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में किस प्रकार के चार्ट का उपयोग नहीं किया जाता? जो एमएस एक्सेल में है, हमने बहुत सारे चार्ट देखे हैं, लेकिन कौन सा चार्ट है जिसका उपयोग एमएस एक्सेल में नहीं किया जाता? तो वो चार्ट है सर्कल। हमने पाई चार्ट देखा है, पाई तो सबसे फेमस है, बबल भी देखा है, सरफेस वाला भी देखा है, लेकिन जो सर्कल चार्ट है वो एमएस एक्सेल के चार्ट में नहीं आता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बार डायग्राम क्रिएट करने के लिए आप किसका चयन करेंगे? एक बार आपने देखा है, बार डायग्राम ऐसी लाइन सी होती है, ऐसी। बार डायग्राम क्रिएट करने के लिए किसका चयन करेंगे? आपको कोई भी बार डायग्राम क्रिएट करना है तो आप किसका चयन करेंगे? तो आप चयन करेंगे इंसर्ट एंड देन चार्ट। क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा इंसर्ट एंड चार्ट। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, किस टैब और किस फंक्शन ग्रुप में आपको पिवट टेबल डालने का विकल्प मिलेगा? हमें पिवट टेबल डालना है, पिवट टेबल इंसर्ट करना है, तो वो कौन सा टैब होगा, कौन सा फंक्शन होगा, कौन सा फंक्शन का ग्रुप होगा जिसमें हम पिवट टेबल डाल सकते हैं? वो हमें विकल्प मिलेगा। तो वो होगा इंसर्ट टैब एंड टेबल ग्रुप।
इन दोनों में हमको पिवट टेबल डालना है तो इंसर्ट टैब में डाल सकते हैं, उससे डाल सकते हैं, टेबल ग्रुप से डाल सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाए? 44 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इफ एनालिसिस। एक्सेस टूल को एक्सेस के लिए आप किस टैब पर क्लिक करेंगे? ये व्हाट इफ एनालिसिस, यहाँ पर आप एक मिनट, व्हाट इफ एनालिसिस एक्सेल टूल, ये टूल है व्हाट इफ एनालिसिस एक्सेल टूल है। तो इसमें टूल्स को एक्सेस के लिए आप किस टैब का उपयोग करेंगे? तो वो टैब हमारा होगा डेटा टैब। कौन सा टैब होगा? डेटा टैब हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, बस 5 क्वेश्चन और बचे हमारी ट्रेड थ्योरी की, और उसके बाद हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन लेंगे। सेम इसी तरीके से आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको गैप मिलेगा कि सीवीटी एग्ज़ाम में आपको गैप मिलेगा, मतलब कि आपने थ्योरी के 50 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद हमें 15-20 मिनट का गैप मिल जाएगा, फिर ईएस के स्टार्ट होगा, अलग से आईडी वगैरह डालनी होगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। जिस तरीके से हमने मॉडल पेपर में अभी 50 क्वेश्चन करने वाले हैं और उसके तुरंत बाद 51 नंबर क्वेश्चन हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आ जाएगा। आपका ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यहाँ पर देखो ट्रेड थ्योरी लिखा है, और उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन आपका शुरू हो तो पहले नंबर से शुरू हो, यानी कि फर्स्ट नंबर लिखा हो, 51 न लिख के पहला लिख कर आए कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ये पहला क्वेश्चन है। लेकिन आपको एग्जाम में थ्योरी के क्वेश्चन पहले देखने को मिलेंगे, जिस तरीके से हम मॉडल पेपर में कर रहे हैं। उसके बाद 25 क्वेश्चन आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को देखने के मिलेंगे। और ये बात ध्यान रखिएगा कि थ्योरी में अलग से पास होना होता है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में अलग से पास होना होगा। अगर आप इन दोनों में से किसी एक में फेल होते हो तो आप फेल माने जाओगे, भले ही आप थ्योरी में फेल हो जाओ या फिर थ्योरी में अच्छे नंबर ला लो, 50 में से खूब 40 नंबर ला लो, 40 क्वेश्चन सही कर लो, यानी कि 80 नंबर ला दो, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आप कम नंबर लाते हो तो आप फेल माने जाओगे। यानी कि अगर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आप फेल होते हैं तो आप पूरी ITI में आप फेल माने जाओगे, आपकी डिग्री नहीं मिल पाएगी। तो ये चीज़ समझिए, ऐसा नहीं कि आपको स्किप करते करते देखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप बहुत ही ध्यान से समझें, सुने, पढ़ें। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर द 2 टाइप ऑफ पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है, इसको ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप 2 प्रकार के होते हैं। ये जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होते हैं, एक पेज टाइप होता है ना, ये इस तरीके का पोर्ट्रेट होता है, और एक ये लैंडस्केप होता है इस तरीके का। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? ओरिएंटेशन। क्या होते हैं? ओरिएंटेशन होते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है जावा में फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं होता है। ये जावा का क्वेश्चन आया है, अभी तक हम एक्सेल के कर रहे थे, अब जावा का एक आया है। जावा में फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं होता है, नहीं होता है। जावा में फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं होता है, किसका? एक्सिट का। एक्सिट में जावा में फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं होता है। 47 नंबर क्वेश्चन है हमें एक स्टेटमेंट या स्टेटमेंट के ग्रुप को कई बार निष्पादित करने की अनुमति कौन सा स्टेटमेंट देता है, ये हमें बताना है। कोई भी एक स्टेटमेंट है या स्टेटमेंट ग्रुप है, उसको कई बार निष्पादित करना है, तो उसकी अनुमति हमें कौन सा स्टेटमेंट देगा? तो वो स्टेटमेंट होगा लूप। कौन सा स्टेटमेंट होगा? लूप होगा, जो हमें एक स्टेटमेंट या स्टेटमेंट के ग्रुप को कई बार निष्पादित करने की अनुमति देगा। 48 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वर्ग जावा में प्रत्येक क्लास का सुपर क्लास है? इनमें से कौन सा वर्ग, इनमें से कौन सा वर्ग, कौन सा क्लास है जो जावा में प्रत्येक क्लास का सुपर क्लास है? क्लास का भी सुपर क्लास है, तो वो वर्ग यहाँ पर हमारा कौन सा होगा? वो वर्ग होगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्लास। कौन सा? ऑब्जेक्ट क्लास। 49 नंबर क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट क्लास की इनमें से कौन सी मेथड किसी ऑब्जेक्ट को क्लोन कर सकती है? ऑब्जेक्ट क्लास की इनमें से कौन सी विधि मेथड ऑब्जेक्ट को क्लोन कर सकती है? मेथड किसी ऑब्जेक्ट को क्लोन करना है, क्लोन करने के लिए ऑब्जेक्ट क्लास में कौन सी मेथड है जो किसी ऑब्जेक्ट को क्लोन कर सकती है? तो वो मेथड है यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्लोन। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को ही तो क्लोन करना है, तो मेथड क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्लोन। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी यानी कि A3 राइट आंसर हो जाएगा। 50 एंड लास्ट क्वेश्चन है, जो ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन है हमारा लास्ट है। इनमें से किस कीवर्ड का उपयोग किसी क्लास की इनहेरिटेंस को रोकने के लिए किया जाता है? किसके लिए? इनहेरिटेंस को रोकने के लिए किया जाता है। इनमें से किस कीवर्ड का उपयोग किसी क्लास की इनहेरिटेंस को रोकने के लिए किया जाता है? तो वो है फाइनल। क्या होगा आंसर?
फाइनल जो है, फाइनल कीवर्ड है एक, इसका उपयोग किसी क्लास की इनहेरिटेंस को रोकने के लिए किया जाता है। अब हम करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन। जिस तरीके से टेट 3 के क्वेश्चन अभी तक हम करते आए, फिर यहाँ पर लिख के आए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन अब हमारे सामने होंगे। उसी तरीके से आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा कि आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का इस तरीके का सेक्शन मिलेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ अब हमने 50 क्वेश्चन थ्योरी के कर लिए, अब हमारा अगला जो क्वेश्चन होगा वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का होगा। तो इस तरीके से आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा आपको एग्जाम में। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पहला क्वेश्चन है, क्रिया के सही भविष्यकाल के साथ रिक्त स्थान भरें। क्रिया के सही भविष्यकाल, यहाँ पर भी देख लीजिएगा भविष्यकाल, फ्यूचर की यहाँ पर बात हो रही है। वी डैश टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, हम ब्रेकफास्ट करने के बाद कहाँ जाएंगे, चिड़ियाघर जाएंगे। जैसा कि क्वेश्चन ने बोला है कि भविष्यकाल की बात करनी है, तो हम जाएंगे किसके बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, चिड़ियाघर जाएंगे। अब जाएंगे, अभी गए नहीं हैं या ना फिर जा चुके हैं, हम अभी गए भी नहीं हैं और ना ही जा रहे हैं, अभी हम जाएंगे। भविष्यकाल की बात हो रही तो भविष्य के लिए हम यहाँ पर करेंगे क्या, विल गो। क्या करेंगे, विल गो। वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। 52 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में सही शब्द भरें। तो हमें सेंटेंस दिया, दे डैश गुड फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यानी कि बहुत सारे दोस्त हैं और यहाँ पर दे भी लगा है। तो अगर एक की बात होती कि ही डैश डैश गुड फ्रेंड, गुड फ्रेंड, यहाँ पर कुछ मेन है उसको समझिए। ही लिखा है और फ्रेंड लिखा है, फ्रेंड्स नहीं लिखा है। अगर यहाँ पे फ्रेंड्स होता तो यहाँ पर ही नहीं होता, यहाँ पर दे होता, ठीक है। अगर यहाँ पर ही है तो यहाँ पर ओनली फ्रेंड होगा, फ्रेंड्स नहीं होगा। तो यहाँ पर दे लिखा है यानी कि बहुत सारे हैं, दे आर गुड फ्रेंड्स, बहुत सारे हैं तो डेफिनेटली आर लगेगा। क्या होगा, आर, दे आर गुड फ्रेंड्स। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इंग्लिश लिटरेसी के क्वेश्चन है। क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान भरें। प्रगतिशील कार्य यानी कि वर्तमान में अभी वो कार्य जारी है, तो वर्तमान में प्रगतिशील, प्रगतिशील क्या है, यानी कि अभी प्रेजेंट में वो चीज़ प्रोग्रेस हो रही है। तो द ट्रेन डैश थ्रू द टनल, यानी कि जो ट्रेन है वो गुजर रही है, ऐसा नहीं है कि गुजरी थी या गुजर चुकी है या फिर गुजरेगी, नहीं, गुजर रही है। यही तो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान भरें। प्रगतिशील यानी कि द ट्रेन, जो ट्रेन है वो गुजर रही है, गुजर रही यानी कि प्रगतिशील है वो, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इज़ पासिंग। क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे इज़ पासिंग, गुजर रही है, द ट्रेन इज़ पासिंग थ्रू द टनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित इंट्रोगेटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। हमें यहाँ पे उचित इंट्रोगेटिव विशेषण भरना है, तो क्या हमारा सेंटेंस है, डैश आर यू गोइंग, डैश आर यू गोइंग। जैसे कि हम किसी से पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वैसे हमें इंग्लिश में किसी से पूछना है, वेयर आर यू गोइंग। तो आंसर क्या होगा, वेयर आर यू गोइंग। ये हमारा सही क्या होगा, एडजेक्टिव यहाँ पर फिल होगा। आई मेड दिस केक, सर्वनाम हमें यहाँ पर भरना। सर्वनाम हमने क्या बताया था कि सर्वनाम यहाँ पर जैसे अनामिका जैसे लड़की है तो उसका सी होगा, विराट है तो उसका ही होगा, आई है तो उसका हर होगा, ठीक है, और ही है तो इसका हिम होगा। और आई में अगर दर्शाते हैं कि वो लड़का है या लड़की है तो हर या हिम होगा, हिज, सॉरी हिज, हिम नहीं सॉरी हिज। आई में अगर दर्शाया जाता है कि वो हिज है या हिम है तो यहाँ पर आपको हर होगा या फिर हिज होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको, हाँ इतनी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, आई मेड दिस केक। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। आप कहोगे आई बोला है, मैम ने हर होगा या फिर हिज होगा। यहाँ पर थोड़ा सी समझिए, आई मेड दिस केक, मैंने ये केक खुद से बनाया है, खुद से बनाया है, तो क्या होगा, आई मेड दिस केक माई सेल्फ। आंसर क्या होगा हमारा, माई सेल्फ यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम भरें। सी मेड दिस केक, अब यहाँ पर आइए, सी मेड दिस केक हर सेल्फ, ठीक है। ये वही था कि आई के स्थान पर क्या होगा, खुद की बात होगी, माई सेल्फ की बात होगी, और सी की बात क्या होगी, सी में हर आ जाएगा, ही में क्या आ जाएगा, ही में हिज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम के भी सर्वनाम। तो सी मेड दिस केक
सी मेड दिस केक, यानी कि एक लड़की की बात हो रही है। आई की बात हुई थी कि आई मेड दिस केक माई सेल्फ, मैंने केक बनाया खुद से। अब यहाँ पर बात हुई सी मेड दिस, उसने ये केक खुद से बनाया है, तो उसके लिए बात हो रही है, सी के लिए बात हो रही है, लड़की की बात हो रही है, तो हमें दर्शाना है कि उस लड़की ने वो केक खुद से बनाया है, तो हम दर्शाएंगे हर सेल्फ। सी मेड दिस केक हर सेल्फ, उसने वो केक खुद से बनाया है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान में उचित प्रतिवर्ती सर्वनाम के साथ भरें। सी हैज़ हर्ट, प्रतिवर्ती सर्वनाम हमें भरना है, तो कुछ क्या सेंटेंस है, सी हैज़ हर्ट, सी हैज़ हर्ट हर सेल्फ, प्रतिवर्ती सर्वनाम भरना है तो हर सेल्फ होगा। वह खुद से ही क्या है, हर्ट हुई है, वह खुद से ही हर्ट हुई है। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन है, द लिटिल गर्ल्स डैश आइज रिवील हिज मिसचीफ। ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, देखो मॉडल पेपर में क्या हुआ है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जितने भी पुराने क्वेश्चन थे सब उठा लिए इन्होंने, ठीक है। ये मुझे याद है कि 2022 का ये क्वेश्चन है, द लिटिल गर्ल्स डैश आइज रिवील हर मिसचीफ। तो इसका आंसर क्या होता है, लिटिल गर्ल्स की जो आंखें होती है वो क्या करती है, ट्विंकलिंग करती है। विशेषता हमें क्या क्या बतानी है, ट्विंकलिंग करनी है, ठीक है, ट्विंकलिंग हो रही है, जो छोटी बच्ची की आंखें हैं वो टिमटिमा रही हैं, तो आंसर क्या होगा, ट्विंकलिंग। नेक्स्ट है, माई हाउस इज डैश द थर्ड फ्लोर। जैसे मुझे बताना है कि मेरा घर जो है वो तीसरी मंजिल पे है, जैसे होते हैं ना फ्लैट्स, तो हमें अगर किसी को बताना है कि मेरा जो घर है वो तीसरी मंजिल पे है, तो इंग्लिश में इसको किस तरीके से बताएंगे, तो इंग्लिश में हम बताएंगे माई हाउस इज़ ऑन द थर्ड फ्लोर। ऑन होगा, ऑन ऊपर है ना, माई हाउस इज़ ऑन द थर्ड फ्लोर, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। यहाँ पर क्वेश्चन है, सही प्रश्न शब्द भरें। प्रश्न शब्द यहाँ पर भरना है, डैश इज द स्पीकर एट द फंक्शन। हम अगर पूछते हैं ना किसी उसमें आए होते हैं, कोई भाषण होने वाला होता है या फिर कोई फंक्शन होने आता है, तो हम बोलते हैं ना कि भैया स्पीकर कौन है, बोलने वाला कौन है, इसको होता है ना अगवानी इसका कौन करेगा। तो हम एक दूसरे से बातें करते हैं तब पूछते हैं कि हु इज़ द स्पीकर एट द फंक्शन। आंसर क्या होगा, हु। इस फंक्शन का कौन, स्पीकर कौन है, भाषण देने वाला कौन है। निम्न स्तर की भाषा को डैश भी कहा जाता है। एक निम्न स्तर की भाषा है, उसको और क्या कहा जाएगा, तो जो निम्न स्तर की भाषा है उसे मशीन लैंग्वेज भी कहा गया है। मशीन लैंग्वेज, आप कहोगे कंप्यूटर का है, नहीं कंप्यूटर का है तो, लेकिन ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आता है। नेक्स्ट है, उच्चारण डैश को संदर्भित करता है। जो प्रोनाउंसिएशंस होती हैं वो किसको संदर्भित करती हैं, तो जो प्रोनाउंसिएशन होती है, जैसे अनामिका है, अनामिका आप बोलोगे तो वो किसको संदर्भित करेगी, वो ध्वनि के उत्पादन को संदर्भित करेगा। क्या होगा, ध्वनि का उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी। 63 नंबर क्वेश्चन है, हाँ इसको हमें सेट करना है कि एक पूरा पूर्ण वाक्य और बिल्कुल सही वाक्य बन जाए। तो टीचर है, स्कूल है, वर्क, CAS। तो यहाँ पर हमें अगर इन सबको मिलाएंगे और बिल्कुल सुटेबल सेंटेंस बनाएंगे तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा, सी वर्क एज अ स्कूल टीचर। जो लड़की है वो क्या करती, काम करती है स्कूल में एक टीचर के रूप में। तो आंसर क्या होगा, इसको हम अरेंज करेंगे इन सभी को, तो हमारा जो वाक्य बनेगा, सी वर्क एज अ स्कूल टीचर। नेक्स्ट है, आवाज़ की पिच का उठना और गिरना किस चीज़ का, क्या चीज़ कहलाएगा। जैसे हमारी आवाज़, जैसे आपने अभी मेरी क्लास में देखोगे स्टार्टिंग में बहुत तेज़ थी, अब जैसे जैसे क्वेश्चन होते जा रहे हैं मेरी आवाज़ दबती जा रही है, तो आवाज़ की पिच का उठना और गिरना क्या कहलाएगा, तो आवाज़ का उतार चढ़ाव कहलाएगा। क्या होगा, आवाज़ का उतार चढ़ाव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे डैश कहा जाता है। वह शब्द जो क्या करता है, वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे विस्मयादि बोधक यानी कि इंटरजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक कहा जाता है। नेक्स्ट है, जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारी या अभिवादन करते हैं तो आपको डैश का उपयोग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे कोई टीचर मिल गए, ठीक है, कोई भी टीचर हो, 10th के, 12th के, ITI के, किसी भी स्ट्रीम के टीचर हों, बस टीचर हों, हमसे बड़े हों, शिक्षक हों, तो जब भी मेरे सामने होंगे तो मैं क्या करूँगी, उनको क्या करूँगी, गुड मॉर्निंग बोलूँगी, हेलो बोलूँगी, हाय बोलूँगी या फिर हाय करूँगी। तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा गुड मॉर्निंग। अब यहाँ पर ऐसे बोल देते कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इस तरीके से ऑप्शन दे देते तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन यहाँ पर अगर समय दे देते तो ये हो जाता कि हाँ चलो सुबह टाइम मिल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग करेंगे।
ठीक है। तो आंसर हमारा यही होगा। हेलो तो नहीं कहेंगे, हेलो सर व्हाट्सअप हाउ आर यू, ऐसा तो नहीं कहेंगे हे सर व्हाट आर यू डूइंग हेयर, या फिर हाय, इस तरीके से नहीं बोलेंगे। भैया टीचर है तो गुड मॉर्निंग करेंगे, ठीक है। अगर बस यही है कि अगर क्वेश्चन में लिख देते कि सुबह टाइम अगर आप अपने किसी टीचर से मिल रहे हैं तो आप उनको गुड मॉर्निंग बोलेंगे, वरना शाम को भी मिल सकते तो गुड इवनिंग बोलेंगे। मतलब उस तरीके से हमारा आंसर इस तरीके से होगा। कहना ये चाह रहा है क्वेश्चन कि अगर हमारे सामने कोई शिक्षक आते हैं, हमारे कोई टीचर आते हैं, तो हम उनको इस तरीके से संबोधित करेंगे। अगर शाम है तो गुड इवनिंग, सुबह है तो गुड मॉर्निंग, एंड दोपहर है तो गुड आफ्टरनून। अब क्वेश्चन आते हैं 67। आंसर शब्द में कौन सा मूक अक्षर है? मूक अक्षर यानी कि साइलेंट वर्ड कौन सा है? हम आंसर बोल रहे हैं, आंसर 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 में जो डब्लू है वो हमारा साइलेंट है। आंसवर, आंसवर तो नहीं कहेंगे ना, आंसर बोलते हैं। आंसर में जो हमारा जो अक्षर है वो डब्लू अक्षर साइलेंट है। नेक्स्ट है चर्चा के शिष्टाचारों में कौन सा डोज है, यानी कि चर्चा हो रही है उसमें हमें क्या करना चाहिए। चर्चा के जो शिष्टाचार होते हैं उनमें हमें क्या करना चाहिए? अपना आपा खोएं, बिल्कुल नहीं, शिष्टाचार हमें दिखाना है। दूसरों की सुने, अप्रासंगिक विवरण के बारे में बात करें, या फिर अभद्र या अपशिष्ट भाषा का प्रयोग करें। तो हमें शिष्टाचार दिखाना है तो हमें दूसरों की सुनना है शांति से, दूसरों की सुनने, फिर उसके बाद अपना ओपिनियन दे, इस तरीके से चर्चाएं होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन इज अ डोंट ऑफ डिस्कशन एटीट्यूड। चर्चा शिष्टाचार का डोंट है। अब यहाँ पे उसके अपोजिट क्वेश्चन है कि कोई भी चर्चा हो रही है तो शिष्टाचार में हमें क्या नहीं करना चाहिए, शिष्टाचार में क्या नहीं आता है। बी ओपन माइंडेड, ये तो होना चाहिए। कोई भी चर्चा हो रही है तो हमें हमेशा अपना जो दिमाग है वो खुला रहना चाहिए कि क्या टॉपिक पे बात हो रही है, क्या चीज़ कह रहे हैं। मध्यम स्वर का प्रयोग करें, ना बिल्कुल कम आवाज़ में, ना बिल्कुल हाई आवाज़ में, मध्यम स्वर में बात करें। लिसन टू अदर, तो ये सारी चीज़ें तो हमारी होनी चाहिए, एक शिष्टाचार एटीट्यूड्स है। लेकिन अनावश्यक बहस ये हमारा एक शिष्टाचार का एटीट्यूड नहीं है, मतलब शिष्टाचार नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है? तो सभी को पता है जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है वो CPU है। टिक कर दूँ, CPU। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में तो आपके सभी क्वेश्चन नई है, नई मतलब कि पुराने आपने पढ़े नहीं होंगे। अभी तो हमने जब टॉपिक वाइज क्लासेस की थी तब उसमें हमने नए क्वेश्चन पढ़े थे कि ये क्वेश्चन नए हैं, जो DGT प्रोवाइड कराता है सभी क्वेश्चन को, तब हमने उसमें पढ़े थे कि ये नए क्वेश्चन है। लेकिन अब इन्होंने मॉडल पेपर में क्या कर दिया, पुराने उठा दिए, पुराने 2021 के, 2022 के, 2023 के सभी मिक्स कर दिए हैं, ठीक है। तो अब 71 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कार्डिनल नंबर कौन सा है? कार्डिनल नंबर इनमें से कौन सा है ये हमें बताना है। कार्डिनल नंबर होते हैं, ऑर्डिनरी नंबर होते हैं, तो हमें कार्डिनल नंबर बताना है इनमें से कौन है। तो जो कार्डिनल नंबर होते हैं वो है 10 जो है वो हमारा कार्डिनल नंबर है। नेक्स्ट है कार्डिनल नंबर कौन सा है, वही क्वेश्चन है कार्डिनल नंबर कौन सा है, 1, 5th, 8th या फिर 2nd। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, 1 यानी कि 1, और 5th को हम ऐसे लिखेंगे, और 8th को हम किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। सेकेंड को हम इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन जो 1 है ये हमारा रियल कार्डिनल नंबर है, जो 5th है, 8th है, ये 2nd है, ये हमारे कार्डिनल नंबर नहीं है। तो आंसर हमारा क्या होगा, 1। 73 नंबर क्वेश्चन है कौन सा विस्मयादि बोधक वाक्य है, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हमने 10th में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत किए। कौन सा विस्मयादि बोधक वाक्य है ये हमें यहाँ पर बताना है। व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज़, या फिर इट इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस। अब यहाँ पर आप देखेंगे विस्मयादि बोधक में हमेशा ये वाला चिन्ह लगता है, विस्मयादि बोधक वाला चिन्ह, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी साइन ये वाला होता है। तो विस्मयादि बोधक अगर सेंटेंस है तो ये साइन कंपलसरी है, और हम अगर ऑप्शन में देखेंगे तो ये साइन केवल ऑप्शन ए में है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है सक्रिय आवाज़ में कौन सा है, सक्रिय आवाज़ में कौन सा है। सक्रिय आवाज़ में एक्टिव वॉइस हमें बतानी है। यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इंग्लिश आप जरूर पढ़ें। विच वन इज़ एन एक्टिव वॉइस, होता है ना एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो हमें एक्टिव वॉइस बतानी है कि इनमें से एक्टिव वॉइस कौन सा है। तो एक्टिव वॉइस हमको सीधा दिख रहा है, जो पैसिव होते हैं उसमें बाई लग जाता है, लेकिन एक्टिव वॉइस जो होते हैं राम हैज़ पास द एग्जाम, ये हमारा आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। 75 एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे इस मॉडल 2 का, निष्क्रिय आवाज़ में कौन सा, यानी कि पैसिव वॉइस कौन सा है। हमने जैसा कि पढ़ा कि एक्टिव वॉइस में देखिए क्या है, सीधा सा होता है, मोहन इज पेंटिंग अ हाउस, लेकिन जो पैसिव वॉइस होती है उसमें बाई लग जाता है। हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाई अस,
हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस, उसका जन्मदिन मनाया गया था हम लोगों के द्वारा। तो ये एक पैसिव वॉइस है। और हमने 74 नंबर क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, एक्टिव वॉइस पढ़ा था, जो बिल्कुल सिंपल था, राम हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम। तो इन्हीं क्वेश्चंस के साथ 75 क्वेश्चंस के साथ हमारा मॉडल नंबर 2 मॉडल पेपर सेकेंड भी कंप्लीट होता है। 75 क्वेश्चन हमने फर्स्ट मॉडल पेपर में किए थे और 75 क्वेश्चन हम सेकंड मॉडल पेपर में हमने कर लिए हैं। और 2 मॉडल पेपर आपके और होंगे। डीजीटी ने 2 मॉडल पेपर रिपीट कर दिए, इस वजह से मैंने एक देख लिया था, तो मैंने बोला था कि 5 मॉडल पेपर होंगे, लेकिन अब 4 मॉडल पेपर होंगे, क्योंकि रिपीट है, वो रिपीट मैं करवाऊंगी तो क्या फ़ायदा। ठीक है, 4 मॉडल पेपर है, अच्छे से करेंगे। आप लोगों को इन क्वेश्चंस को बिल्कुल होता है ना कि रट लेना है, अच्छे से देख लेना। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरी बार में आप 1.5x की स्पीड करके इन क्लासेस को देख सकते हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस को बिल्कुल बिल्कुल होता है ना कि जादू की पुड़िया घोर के पी जाओ, ऐसे इन क्वेश्चंस को आपको करके जाना है आपके एग्ज़ाम में। और आपको टाइम मिलता है तो आप प्लेलिस्ट भी देखें। ऐसा नहीं कि इन्हीं क्वेश्चंस की इन 4 मॉडल पेपर के भरोसे जाएं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे है कि आपको पास करा देंगे, अच्छे नंबरों से पास करा देंगे। लेकिन अगर आपको और भी अच्छे नंबर लाने हैं तो ये केवल पास के लिए है। और अच्छे नंबर लाने तो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट देखनी होगी, जिनमें हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए थे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी किए थे और हमने कोपा थ्योरी के भी किए थे। अगर इन मॉडल पेपर की आपको पीडीएफ चाहिए तो वैसे तो आपको मिल जाएगी भरत स्किल पर, लेकिन जो मेरे मेंबर्स हैं उनको मैंने बिल्कुल आसान कर दिया है। जो भी मेंबरशिप लिए उनको मैंने ये प्रोवाइड करा दी है, सभी की सभी पीडीएफ। ठीक है, मॉडल पेपर की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की प्रोवाइड करा दी है मेंबरशिप वालों को। यानी कि आपको चैनल पर ज्वाइन होना होगा, तब आपको ये सारी की सारी जो पीडीएफ हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो हमने पिछली क्लास की थी। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की हमने क्लास की थी, वो जो टॉपिक वाइज क्लास की थी थ्योरी की, वो हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। मॉडल पेपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो मोस्ट रिकमेंडेड थी कि आप मुझे मॉडल पेपर की पीडीएफ दो, तो वो मैंने मेंबरशिप वालों को प्रोवाइड करा दी है। तो जो भी देखना चाहते हैं मेंबरशिप लेके आप उन पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप भरत स्किल पर जाकर भी इन क्वेश्चंस को, इन मॉडल पेपर्स को आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं आपको मॉडल पेपर 3 में। जो मॉडल पेपर हमारा होगा वो होगा 26 जुलाई को। ठीक है, मैं टाइम और डेट सब बता देती हूँ पहले से ही, ताकि आप सभी लोग टाइम पर क्लास को ज्वाइन कर सकें। 26 जुलाई शाम के 4 बजे हमारी अगली क्लास होगी, अगला मॉडल पेपर होगा, यानी कि मॉडल पेपर नंबर 3 हम करेंगे 26 जुलाई को शाम के 4 बजे। और अगर आपने मॉडल पेपर फर्स्ट नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लें, मॉडल पेपर सभी आपको देखने कंपलसरी हैं। चलिए मिलते हैं आपको 26 जुलाई को शाम के 4 बजे मॉडल पेपर 3 में।